पर मुंबई ट्रेन में फायरिंग में मृतक असगर का शव पहुंच गया जयपुर। असगर के शव को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। असगर के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिवार 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहा है। चेतन सिंह को आतंकी घोषित कर फांसी देने की मांग की जा रही है। ये चेतन सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और इसने 3 लोगों के साथ ही आरपीएफ के एएसआई टीकाराम मीणा की भी गोली मार करके हत्या कर दी। अब मृतक असगर का शव उनके पैतृक घर में पहुंचा है। असगर की बेटियों को सरकारी नौकरी की मांग भी की जा रही है। जयपुर मुंबई ट्रेन में कत्ल का यह मामला है, जिसमें हत्या की पूरी वारदात को आरपीएफ के कांस्टेबल ने अंजाम दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज अहमद सीधे जुड़ रहे हैं। उनके साथ हम रुक कर लेते हैं। उनका जयपुर में मौजूद हैं असगर के परिजनों के साथ में। सबसे पहले तो अरबाज, ये पूरा वाकया बड़ा दुखद, और इस दुखद घटना के बाद जब असगर का शव यहां पर पहुंचा है तो क्या प्रतिक्रियाएं हैं परिजनों की, आसपास के लोगों की? जी बिल्कुल, देखिए पूरी इस घटना से लोगों के अंदर बड़ा जो है एक तरह से कहें तो गम का माहौल है, नाराजगी भी है, सवाल भी है सिस्टम से कई, और जो हक और इंसाफ का एक तरह से मुतालबा भी है, यानी सरकार से सवाल भी है कि जो असगर की 4 बच्चियां हैं जो अभी ज़ेर तालीम थी, पढ़ाई कर रही हैं, पहली से लेकर के करीब आप ये देखिए कि 9वीं तक में उनकी बच्चियां हैं, और एक बच्चा भी है, और उनकी जो वाइफ हैं वो यहाँ किराए के मकान में रहती हैं। बच्चों की तालीम सरकारी स्कूल के अंदर उनकी कराई जा रही थी। तो बड़े सवाल हैं कि जो हक और इंसाफ है वो होगा कि नहीं होगा, कि उनके बच्चों की तालीम कैसे होगी, परवरिश कैसे होगी, और जो इसकी हत्या करने वाले हैं जो असगर की, उनको जो है सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ काफी भीड़ है, लोग काफी इकट्ठे हो गए हैं। असगर के परिजन भी दूर दूर से पहुंच रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं इस इलाके में, जो उनके पड़ोसी हैं, वो सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर के एक ही सवाल कर रहे हैं कि एक तो असगर हैं उनको इंसाफ मिले, उनके परिवार को इंसाफ मिले, उनकी जो 4 बच्चियां हैं उनकी तालीम को लेकर के कुछ हो, उनके बेटे की तालीम को लेकर के कुछ हो। तो यहाँ बहुत सारे संगठन पहुंचे हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ परिजन जो हैं बिहार से यहाँ पहुंच रहे हैं, हैदराबाद से कुछ परिजन आए हैं, बाकायदा जयपुर पहुंच करके उन्होंने जो पहले मुंबई पहुंचे थे, वहां आज सुबह फ्लाइट से जो असगर का पार्थिव शरीर है उसको लेकर के जयपुर आए, और करीब शाम तक वो जनाजा लेकर के कब्रिस्तान के लिए रवाना होंगे, वहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन जो सभी लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये जिस तरह की घटना हुई है उससे बहुत नाराज हैं लोग, और ये सवाल भी कर रहे हैं सिस्टम से कि ऐसा क्यों हुआ और इसका इंसाफ कब तक उन्हें मिलेगा। यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, उनके परिवार से, उनके पड़ोसी भी हैं। क्या आप लोग यहाँ पर जो है स्थिति बनी हुई है, क्या आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, कब तक दफनाया जाएगा असगर को, और क्या डिमांड है आपकी? देखिए, दफनाने की तो टाइम 5 बजे का असर के बाद का रखा है, क्योंकि कुछ लोग उनके रह रहे हैं रास्ते में, उसकी वजह से। और डिमांड की बात यह है कि जिस तरीके से इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 तो बच्चे ही बच्चियां हैं, गरीब परिवार है, तो हम सब की एक राय है कि 1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले, रहने के लिए इनको घर की व्यवस्था हो। और इसी को लेकर सबने एक राय से परसों पोटेक का हमने निर्णय लिया है। भट्टा बस्ती जो मछुआरा बड़ा 10,000 आदमियों की गैदरिंग होगी, और इससे सरकार से हम ये मांग करेंगे सारी, और जो मुलजिम है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा कोई ना करे। ऐसी उसको सजा मिले कि एक मैसेज जाए कि हाँ भाई ये जो घटना हुई है ये गलत हुई है। और अगर फिर भी सरकार ने इसमें लीपापोती करने की कोशिश की तो अंतिम लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे इसमें उग्र आंदोलन क्यों ना करना पड़े। आप लोग जो है परिवार के कुछ और लोग भी बुलाए हैं, कहाँ से कौन कौन आने बाकी हैं? बिहार से आ रहे हैं, कुछ बम्बई से आ रहे हैं, कोई हैदराबाद से आ रहे हैं, कुछ जो लोकल जहाँ रहने वाले हैं वो भी आ रहे हैं। सर हमारा एक ही मांग है, जो 4 बच्चे इनके यहाँ, एक लड़की है, एक लड़का है, 4 लड़की है, और उनके यहाँ कोई कमाने वाला है नहीं भी, और कमाने के साथ साथ उनका रोजगार भी खत्म हो गया है। सरकार से इतना मुआवजा मांगते हैं कि 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और उनके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए। और सर जो जिसने कांड फायरिंग हुई, उस फायरिंग के अंदर जो मारे गए उनमें से एक थे असगर अली। असगर अली 48 साल के थे, और कामकाज के सिलसिले में जयपुर से मुंबई के लिए ट्रेन में रवाना हुए थे। जो ट्रेन के अंदर चेतन
सिंह थे, उन्होंने असगर अली को गोली मारी। मुझे घर के जरिए से मालूम चला, घर पे फोन आया था कि असगर अली का इंतकाल हो गया है, तो मुझे मालूम पड़ा तो मैं वहाँ पहुँचा। तो मीडिया के जरिए जैसे मुझे न्यूज़ के जरिए से देखने को मिला कि उसमें न्यूज़ में कुछ और ही बता रहा था, लेकिन जो असल वीडियो है वो कुछ और दिख रहा था। असल वीडियो में जो दिख रहा है वो एकदम जैसा गोली वहाँ पे मार रहा है और वो तरफ कर जान दे रहा है अपनी, लेकिन वो जो जवान है आरपीएफ के वो वहीं पे खड़े हैं और वो जब तरफ रहे तो उसके मुंह के सामने खड़े हो जा रहे हैं। देखिए साहब, सबसे पहली हमारा कहना यह है कि तानाशाही का जहर पूरे हिंदुस्तान की रगों में फैल गया है, जिसके शिकार देखिए ये मजलूम और मासूम लोग हो रहे हैं। मेरी माननीय न्यायालय से और जो भी न्याय प्रणाली है उससे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जो ये कातिल है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए जिसने बेगुनाहों का खून किया है। दूसरी मेरी हमारे माननीय जननायक से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चों के सर पे अपना हाथ रखें, मानवीय आधार पे जितनी भी इनकी मदद हो सकती है इन लोगों की मदद करें, ये बेसहारा हो चुके हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर मुंबई ट्रेन में हुई फायरिंग की घटना के करीब 50 घंटे बाद आरपीएफ के एएसआई टीकाराम मीणा का शव पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन से एएसआई के पैतृक गांव श्यामपुरा तक उनकी शव यात्रा निकाली गई। बड़ी तादाद में ग्रामीण उनकी शव यात्रा में शरीक हुए। स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। शव के गांव पहुंचने पर एएसआई टीकाराम मीणा के आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए उनका शव रखा गया। उनके घर के आंगन में घर के नजदीक ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले आरपीएफ की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने भी इस दौरान शरीक होकर के उन्हें अंतिम विदाई दी। दुर्घटना जो ट्रेन में हुई उसमें इनका निधन हो गया। गतिरोध कुछ नहीं था। परिवारजनों ने कहा कि इनको जो भी पैकेज होता है या नियुक्ति वगैरह होता है उसको हमने समझाइश करके जो भी शहीद का पैकेज और जो भी मुआवजा इनको दिया जाएगा, इनकी तरफ से एक लिखित ज्ञापन ले लिया गया है जी। और जो भी हम बिल्कुल सरकार को भिजवा के इनको पूरी नियमानुसार पूरी राशि दी। और इस वक्त हम सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर भारी हंगामे की स्थितियां एक बार फिर से सदन आधे घंटे के स्थगित होने के बाद शुरू हुआ है। मदन दिलावर के मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि राजस्थान अभिवृद्धि संशोधन विधेयक 2023 को विचारात लिया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारात लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 और 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 2 और 3 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए गए। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 251 के में मान्य उनकी बात का ध्यान रखेंगे और मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिवृद्धि संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया जाए। 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता राजस्थान अभिवृद्धि संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023। अंजना अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। श्री बिहारी लाल, श्री अशोक लावटी, श्री अविनाश, रूपाराम मकराना, श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, श्री दिव्या मदेरणा, वासुदेव देवनानी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, बलवान पूनिया। अध्यक्ष महोदय, जब चुनाव आते हैं तो सारे दल एक ही बात कहते हैं
कि हम सत्ता में आएंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी देश भर में प्रचार कर रहे थे तो एक ही बात कह रहे थे कि जिस दिन भारत में मोदी जी की सरकार बनेगी उसी दिन किसानों का कर्जा मोदी जी का कर्जा हो जाएगा। मुझे याद है यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट में 76,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ था, लेकिन मोदी जी ने 9 साल में आज तक किसान का 1 रुपया कर्ज माफ नहीं करा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके का झूठ मोदी जी ने बोला, उस झूठ से न हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हुआ, हिंदुस्तान के किसान ने मोदी जी की आस में बैंक का ऋण नहीं भरा, जिससे बैंक के नो ड्यूज बजे और उससे उसकी जमीनें नीलाम हुई। रोडा एक्ट में पूरे देश भर में कार्रवाइयां हुई। ये बात सही है कि 2017 में राजस्थान में अखिल भारतीय किसान सभा ने जब किसान की कर्ज मुक्ति का आंदोलन लड़ा तो गत भाजपा सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का झूठा झांसा दिया, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए उन्होंने ऋण माफ करा। जो ही ये गहलोत साहब की सरकार बनी, इस सरकार ने किसान का 14,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करा। लेकिन आज भी सवाल है कि जिन लोगों के कॉमर्शियल बैंक के कर्जे हैं, उन किसान का कर्जा कैसे उतरेगा। कई बार सदन में चर्चा हुई, सदन के नेता ने कहा कि हम बैंक से डायलॉग करेंगे और डायलॉग करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे और भारत सरकार, राज्य सरकार और बैंक बैठ करके किसान को कर्ज मुक्ति से पीछा छुटवाएगी। यह विधेयक तो लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में यह बात स्पष्ट नहीं है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनका कर्जा इस कानून के तहत कितने दिन में माफ हो जाएगा, और उसमें जो वित्तीय प्रावधान करे गए हैं उस वित्तीय प्रावधान में यह बात नहीं लिखी कि राजस्थान सरकार क्या राजस्थान के किसान का हिस्सा दे देगी। मेरी मांग है कि आप बहुत जोरदार कानून लाए हो, आपने रोडा एक्ट को रोकने की कोशिश तो करी है, लेकिन इसमें राजस्थान के किसान पर जो कॉमर्शियल बैंक का, एसबीआई बैंक का, पीएनबी बैंक का, एक्सिस बैंक का, दूसरे प्राइवेट बैंकों के जो कर्जे हैं केसीसी पर, उसका माफ करने के लिए सरकार कितने बजट का प्रावधान करेगी। ये बात इस कानून में लाते हुए अध्यक्ष महोदय, जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप किसान की जमीन नीलाम करने के पक्षधर, मोदी सरकार झूठ बोली है। अगर इस कानून के पक्ष में है ये, तो इसका समर्थन करें और प्रदेश के किसान की कर्ज माफी कराएं। प्रदेश के किसान को रोड एक्ट की आगे से धमकी नहीं मिले। मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव किसान की संपूर्ण कर्ज माफी की मांग के साथ वापिस लेता हूं। थैंक यू। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, श्रीमती शोभा चौहान, बलजीत यादव, नारायण सिंह देवल, छगन सिंह, जोराराम कुमावत, जगदीश चंद्र, चंद्रपाल। अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक पर बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के किसान के साथ जो छलवा किया है, वो सारा देश इस बात को जानता है। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 2014 की वो नरेंद्र मोदी साहब की रैली, जिसने किसान का 2022 में कर्जा माफ करने की बात करी थी, उसको तो भूल गए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं यूपीए के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने 72,000 करोड़ का पहली दफा कर्जा माफ किया। सभापति महोदय, 1960 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा एमएसपी का प्रावधान किया गया है। आज देश में 6% एमएसपी पे किसान की फसल खरीदी जा रही है, और नाबार्ड की एक रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख कर्जा पर किसान के ऊपर कर्जा है।
और किसानों कर्जे की वजह से काफी किसान कर्जा आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और हिंदुस्तान की यूपीए सरकार ने किसान की हिफाजत करी, उसको संबल प्रदान करने का प्रयास किया। जो राजस्थान सरकार ये संशोधन विधेयक लेके आई है, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और संशोधन का प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद। चंद्रभान सिंह आज्ञा। प्रश्न है कि राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में वो ना गए, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रश्न है कि राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 को विचारात लिया जाए। जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारात लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 से 21 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 2 से 21 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 21 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड। तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है। 2 विधेयक सदन में बहुमत के साथ पारित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान लाल डायरी में लिखी बातों का जिक्र गुढ़ा ने किया और डायरी में करप्शन की उन्होंने कहा कि सभी बातें लिखी गई हैं। गुढ़ा ने कहा कि मैंने अपने विश्वस्त आदमी को जानकारी दी है, अगर मुझे जेल में डालेंगे तो वो बताएंगे। सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये आरोप भी राजेंद्र गुढ़ा ने लगाए। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो सर आप एक साथ पन्ने क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये पहेलियां बुझाने का क्या अर्थ है? देखिए, ये मेरी रणनीति का हिस्सा है, ताकि आप लाइमलाइट में बने रहें। नहीं, इससे ये कोई बात नहीं है। मैं भी स्टेप बाय स्टेप लड़ रहा हूँ। मतलब आज आपने धर्मेंद्र जी की डायरी का पन्ना खोला है? आपके सामने खोला है। लेकिन ये लाल डायरी के तो पीएम, मैं तो आपको तो पीएम तक बात पहुंच गई। वो उनका सब्जेक्ट है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्यों खोल रहे हैं? आपको लगता है ये खोलने के बाद कुछ और आएगा तो हो सकता है बाकी मुद्दे बच जाए, या फिर पूरे एक साथ मीडिया के सामने? देखिए, आपकी बात से 100% सहमत हूं मैं, 100%। लेकिन मेरे खिलाफ भी रोज मुकदमे एक साथ क्यों नहीं हो रहे? राजेंद्र गुड्डा पर चार्ज लग रहा है कि राजेंद्र गुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है। अरे 15 साल साथ रहा हूं इनका, 6 बार इनके कहने से राज्यसभा को वोट दिया, 6 बार, 2 बार राष्ट्रपति को वोट दिया है। संकट में इनकी सरकार बचाई है मैंने, संकट में। और इनको 6 एमएलए, बसपा विधायक दल का नेता था, कुछ सोच के आया था, ये पता नहीं था कि आखिरी सत्र के सेकंड लास्ट दिन मेरे साथ ये किया जाएगा। मुझे एक बात, मेरी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेरे से डायरी छीनी जाती है जिस तरीके से। आपको बता दें कि